हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, हाल ही में चर्चित महेंद्रगिरी क्या है? युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल या फिर असॉल्ट राइफल? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, युद्धपोत। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में मुंबई में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। ये बेहतर स्टील्थ सुविधाओं और उन्नत हथियारों के साथ प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स का अनुवर्ती है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 युद्धपोत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में और बाकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2024-26 के दौरान नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका अर्थ है किसी आपराधिक अपराध के लिए सजा के रूप में हिरासत में रखना। और दूसरा कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 इससे संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में हरियाणा राज्य में एक धार्मिक जुलूस से पहले कुछ लोगों को निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया। निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा परीक्षण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखना, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक निरोध कानूनों के मामलों से संबंधित है, इसलिए कथन 2 सही है। निवारक हिरासत तब होती है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है कि वो कोई आपराधिक कार्य करेगा या समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संसद के सत्र को बुलाना संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। दूसरा कथन, संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। और तीसरा कथन, सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई नहीं? तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि संसद के सत्र को बुलाना संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है, इसलिए कथन एक सही है। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति भारत सरकार के पास है, इसलिए कथन 2 भी सही है। सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, बल्कि परंपरा के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, जिसका अर्थ है कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका औपचारिक उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। और दूसरा कथन, पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा स्टेशन से हुगली के लिए रवाना हुई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे के शीर्ष निकाय रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। वो 118 साल पुराने रेलवे बोर्ड के इतिहास में बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। आपको बता दें कि भारत में रेलवे का औपचारिक उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, इसलिए कथन एक सही है। जबकि पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए रवाना हुई, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्टेशन को बोरीबंदर रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ, आर्थिक मामलों का विभाग यानी डीईए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.8% हो गई। आपको बता दें कि जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर बनाई गई सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ये किसी देश का आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और उसके विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके 3 तरीकों से की जा सकती है। इसे गहन जानकारी प्रदान करने के लिए मुद्रास्फीति और जनसंख्या के लिए समायोजित किया जा सकता है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO भारत की GDP की गणना, व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे जून 2009 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा कथन, भारत इसका वर्तमान अध्यक्ष है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। भारत 14 और 15 अक्टूबर को पहली बार ग्लोबल इंडिया AI 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। यह महत्वपूर्ण आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में दुनिया भर के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप, निवेशकों और अग्रणी AI प्लेयर्स सहित प्रमुख हस्तियों को एक साथ लाएगा। आपको बता दें कि GPAI AI उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है। इसे जून 2020 में 15 सदस्यों के साथ लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में वेस्टर्न हुलॉक गिबन की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड या फिर वल्नरेबल? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडेंजर्ड। हाल ही में प्राइमेटोलॉजिस्ट ने 1.65 किलोमीटर लंबे उस रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है जिसने पश्चिमी हुलॉक गिबन को समर्पित पूर्वी असम अभ्यारण्य को 2 असमान भागों में विभाजित कर दिया था। आपको बता दें कि गिबन्स सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज होते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में निवास करते हैं। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली 20 गिबन प्रजातियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुलॉक गिबन की वर्तमान आबादी लगभग 12,000 होने का अनुमान है। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिणी चीन के जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 अलग अलग हुलॉक गिबन प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पूर्वी हुलॉक गिबन और पश्चिमी हुलॉक गिबन। पश्चिमी हुलॉक गिबन को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में, जबकि पूर्वी हुलॉक गिबन को वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। ए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन का न्यासी बोर्ड इस पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है। बी, रवि कन्नन को 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेताओं में से एक नामित किया गया है। सी, इसे द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। या फिर डी, इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी जाना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। हाल ही में असम के ऑन्कोलॉजिस्ट 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं में शामिल हुए। दरअसल ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन को 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 विजेताओं में से एक नामित किया गया है। आपको बता दें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड द्वारा हर साल चुना जाता है। ये पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष होता है। रंग, पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना ये पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। प्रत्येक वर्ष फाउंडेशन के ट्रस्टी प्राप्तकर्ताओं का चयन करते हैं, जिन्हें रेमन मैग्सेसे की तस्वीर वाला एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द कोक बोरोक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, मणिपुर की GI प्रमाणित चावल की किस्म। बी, मैतेई जनजातियों के पारंपरिक कपड़े। सी, त्रिपुरा की एक जनजातीय भाषा। या फिर डी, मिजोरम का एक मार्शल आर्ट रूप। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में त्रिपुरा में विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और विभिन्न आदिवासी मंचों द्वारा कोक बोरोक भाषा को रोमन लिपि में शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कोक बोरोक त्रिपुरा के 19 आदिवासी समुदायों की एक भाषा है। इसे त्रिपुरा की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। इसे बांग्ला या रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर एक लंबी बहस रही है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। सीमा सड़क संगठन यानी BRO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन है ए, गृह मंत्रालय, बी, रक्षा मंत्रालय, सी, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, या फिर डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।